नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जिसमें हमारा पहला वीडियो था, वो था पृष्ठभूमि के बारे में। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था उस बुक के बारे में हमने उस पे बात किया था। उसमें देखा था रेगुलेटरी एक्ट, चार्टर एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय क्या हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे हम इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। जो दूसरा लेसन इस अध्याय का है, इसका नाम है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के बारे में हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सब आज हम जानेंगे। तो देखिए, संविधान का निर्माण टॉपिक लिखा हुआ है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार आया। कब आया था? 1934 में पहली बार संविधान सभा गठन का मांग पहली बार आया था। पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। कब? 1934 में। किसने रखा? एम.एन. रॉय ने। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1938 में क्या हुआ। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि फुल्ली भारतीय होगा, ना कि कोई बाहरी से हमारा संविधान का निर्माण करते समय आएगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार लिया। मतलब उन लोग भी मत स्वीकार लिए कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए। इसने सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, एक इम्पोर्टेंट है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। मतलब प्रारूप प्रस्ताव के साथ एक भारत आए और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिम लीग था ना, वो क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। देखिए भाई साहब, मुस्लिम लीग इतना मतलब बोलने लगा कि बस उन क्रिप्स मिशन को उसको अस्वीकार कर दिया। तब क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया। अब आता संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। पहला इसका जो योजना की विशेषताएं थी, पहला पढ़ते हैं। संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई और इसमें बोला गया कि 296 सीटों में से 292 सीट का चयन 11 गवर्नर प्रांतों और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक
से किया जाना था। हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। कितने पे? एक 10 लाख सीट पर एक सीट आवंटित की गई थी। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। कितना? जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये तीन सदस्य समुदाय थे: मुस्लिम लीग, सिख हुआ सामान्य, मुस्लिम और सिख को छोड़कर सामान्य, जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो सामान्य थे उनको आवंटित की जानी थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। आगे हम बात करते हैं, मतलब जो मतदान होना था एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका मतदान होना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कब? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो को 208, मुस्लिम लीग को 73, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208, मुस्लिम लीग को 73 सीट और छोटे समूह हुआ सदस्य स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान से अलग रखने का निर्णय लिया। देखिए, बहुत बहुत मतलब जब संविधान का निर्माण हो रहा था ना, तो इतनी परिस्थितियों के झेलना पड़ा कि आप समझ सकते हैं। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, आंग्ल ईसाई, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। मतलब उसमें भी महात्मा गांधी शामिल थे, लेकिन एक वही थे सिर्फ महात्मा गांधी, बाकी कोई शामिल हस्तियां शामिल थी महात्मा गांधी को छोड़कर। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की अगर कार्यप्रणाली की हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या इनका कार्यप्रणाली था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। अलग पाकिस्तान की मांग पर क्या किया? बल दिया। इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितना? जब पहली बार बैठक हुआ ना, तो उस समय कितना सदस्य ने भाग लिया? 211 सदस्य। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन? बाद में कौन कौन हुए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए उसी समय। और इसी प्रकार जी क्या हुआ कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। कौन? ए और ये वी.टी. और एच.सी. जो इन दोनों उपाध्यक्ष थे। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है?
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। कौन इस उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए? तो नेहरू ने पेश की कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे दर्शन की झलक थी। मतलब संविधान से क्या है, क्या क्या इसमें थी? इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे थी और इसके दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया सुनिए। यह संविधान भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। जो संविधान है भारत को कैसे राज्य घोषित करती है? स्वतंत्र घोषित करती है, संप्रभु घोषित गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश, दूसरा पॉइंट हम बात करें कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, सभी भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जिस जो शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ में हिस्सा होंगे, या भारत को हो या कोई भारत के शामिल हो या भारत से बाहर का या इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। ऊपर उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनको सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित हो रहेगी। प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। जो संघ में निहित होगी इसका होगी राज्यों में प्राप्त होगी। अगर हम बात करें संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग, सरकार के अंग, सभी स्रोतों भारत की जनमत होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समान समता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे ना ये सब वर्ड वहां पे आएगा, तो इसीलिए यहाँ संविधान उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य था इस सब वर्ड को वहां डाला जाए। सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, विचार एवं व्यक्ति के विश्वास, भ्रमण के बाद क्या होगा? भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव सोचिए कितना मस्त प्रस्ताव। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों के लिए ये बहुत अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र के सभी देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। उसके योगदान को क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छे से बात लिखा हुआ था जिस जो नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इस संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। बोले ना प्रस्तावना में इस सब वर्ड को आपको देखने को मिलेगा। अब आता है क्या आता है? स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा सदस्य बन चुके थे। कितना? 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। तब 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय सदस्य के मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न पर 3 परिवर्तन किए। कौन कौन सा परिवर्तन किए भाई? देखिए कौन सा परिवर्तन किए। पहला है कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया।
जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान सभा बना सकते थे। ठीक है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे। अच्छा, मतलब ऐसा चीज बनाया जाए ना ताकि उसको बदलने का भी अधिकार हो। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग-अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानूनों को लागू करना। पहला था क्या कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा बनाना और दूसरा था ये देश के लिए आम कानून बनाना। इन दोनों कार्यों को अलग-अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी और जब सभी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और बैठक बतौर विधायिका होती। इसकी अध्यक्षता जेबी मालवंकर करते थे। कौन? जेबी मालवंकर इसकी अध्यक्षता करते थे और इसमें संविधान संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। देखिए कैसे कैसे मतलब परिवर्तित हो रहा है, कभी कभी ये कभी ये। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध। मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। जब उन लोग अलग हो गया तो ऑब्वियसली है कि सीट कम होगा। भारतीय प्रांतों जैसे कि औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत, जो भारतीय प्रांतों कहने का मतलब है ना जिसमें ब्रिटिश प्रांत शामिल था, की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। बाप, 296 से कितना हो गया? 229 और 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यों की तालिका संख्या इतना में प्रस्तुत किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या किया गया। 93 से 70 कर देगी। 31 दिसंबर 1946 को राज्यवार सदस्य की प्रस्तुत किया गया। अब इसके अन्य कार्य के बारे में हम बात करते हैं। अन्य कार्य में हम बात करें तो अन्य कार्य कहने का मतलब है और क्या क्या कार्य हुआ। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए, जिसमें पहला था इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। कौन? इसने जो संविधान 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, राष्ट्रमंडल में। दूसरा पॉइंट क्या था कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को। फिर तीसरा अगर बात करें कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये सब जितने भी चारों पॉइंट है ये बहुत ही मस्त पॉइंट है। 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये जो दिन देख रहे हैं वो संविधान के निर्माण का कुल कितना दिन लगा बताया। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। कितने देश भाई साहब? 60 देश। दो मंथ के 2 साल 2 ईयर वो 11th मंथ और कितना दिन? 18 दिन। इतना दिन लगा तो संविधान का निर्माण हुआ। इसमें कितना देश को अगर हम बात करें तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप को 114 दिनों तक विचार हुआ। कितने दिन तक विचार हुआ? 114 दिन तक। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। कितना आया था? 64 लाख रुपए संविधान निर्माण पर खर्च आया था। तो 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसके
सभा बाद में 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कौन? जो उन्हें जब अंतरिम संसद तक ये लोग काम किए। आगे हम बात करते हैं संविधान की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें 8 बड़ी समितियां थी। कितनी? 8 बड़ी समितियां थी। अन्य छोटी इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। सुनिए कौन कौन समिति थी इसमें। इसमें बड़ी समितियों की अगर बात करें तो पहला कौन हो जाएगा आपका? संघ समिति, जो जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति किसके द्वारा? सरदार पटेल द्वारा। संघ शक्ति समिति किसके द्वारा था? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछा है और पूछा भी जा सकता है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो सलाहकार समिति की परामर्शदाता समिति जिसको बोलते हैं, सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां किसके समझ? सलाहकार समिति के नीचे 5 उप समितियां थी। कौन थी? पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, जो जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति, इसका एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, ये असम को छोड़कर तो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई थे। कौन? गोपीनाथ बारदोलोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जैसे कि असम से संचित क्षेत्र के अलावा के लिए उप समिति एवं ठक्कर समिति, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दिया हो बुक में। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र में उप समिति प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति राज्य समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति की। अगर इसकी हम बात करें, इसकी वो सब तो बड़ी समिति हो गई। ये छोटी समिति भी कौन कौन थे इसमें? तो पहला है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक अनिकेड्रिशियल समिति अल्लादी कृष्ण अय्यर इसके अध्यक्षता कर रहे थे। सदन समिति बी पट्टा सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.वी. मालवंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस.सी. वरदचारी, जो सभी सदस्य के लिए नहीं थे। मुख्य आयुक्तों को प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्षता कर रहे थे। संघीय संविधान वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति, इसको रंजन सरकार, जो सभी सदस्य के नहीं थे। इसमें जो इस समिति दिया हुआ ना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर एक बार पढ़ लिए तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला है नहीं। और छोटा छोटा समिति जो थे वो देखिए कौन कौन समिति थे। भाषाई प्रांत आयोग, प्रारूप संविधान जांच के लिए विशेष समिति, जो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे इस चीज को। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदचारी, जो कि सभा सदस्य नहीं थे। अब इसके हम प्रारूप की बात करें तो प्रारूप के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति में प्रारूप समिति संविधान सभा की समितियों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन समिति थी? प्रारूप समिति। और संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण की बात किया जाए तो कौन सा था? प्रारूप समिति थी। अगर हम इसके प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें संविधान की कैसा प्रारूप होगा
ये जिम्मेदारी इसको सौंपी गई। इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसके नाम इस प्रकार है। ये पहला जो थे डॉक्टर राज बी आर अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी टी कृष्णमचारी, इन्होंने 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। अब इसमें आता है विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। ठीक है, जो इस प्रारूप समिति का कब प्रकाशित किया? पहला बार 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों के इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों को प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं, सुझावों परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। इसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। पहला प्रकाशित कब किया? फरवरी में। उसके बाद समय दिया कि इसमें देखिए क्या क्या गलती बताइए, इसमें सुधार करेंगे। तो अक्टूबर 1948 में फिर दूसरा बार पेश किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 से बैठक हुई। कितना? 6 माह से कुल समय लिया। और कितने बैठक हुई? कुल मिलाकर 141 बैठक हुई। तो अगर इसके बाद कहते हैं संविधान का प्रभाव में आना। संविधान प्रभाव में कब आया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948, कितना? 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। मतलब ज्यादा इसमें बहस नहीं हुआ। संविधान दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। कब? 15 नवंबर 1948 होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आया, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना। कितना? 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये जो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया या लिखा गया था, प्रस्ताव पेश किया गया। कौन सा? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, प्रस्ताव पेश किया। संविधान प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्य के हस्ताक्षर कर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्य में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। 299 में से कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के प्रारूप में लिया गया जिस दिन भारत के लोगों ने लोक सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया गया, स्वयं को संविधान सौंपा। अब क्या हुआ आगे सुनते रहिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने थी? 26 नवंबर 1949 को सब पेश हुआ थी संविधान। उसमें क्या था कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू कर बाद किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा संविधान के प्रारूप को दे रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान का पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जनजातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है।
सोचिए कि डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कितना क्या बोला जाता है, लेकिन इसको क्या क्या बोला गया कि इसको संविधान का पिता ही बोला गया, तो संविधान विशेषज्ञ भी बोला गया, महान लेखक भी बोला गया, और इसके अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्विवाद नेता और भारत के प्रमुख शिल्पकार के आधुनिक मनु की भी संज्ञा किसको दी गई, मनु की संज्ञा किसको दी गई, तो ये दी गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आगे इस टॉपिक में बात करें संविधान का प्रवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तन नियम तथा छोटे छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रधान अनुच्छेद से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। 5, 6 कौन कौन था, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको, संविधान सभा के जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसीलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व थे। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया गया, और हालांकि एबोलिशन ऑफ प्री काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कौन कौन सा अधिनियम हटाया गया, तो 1947 में भारत शासन अधिनियम हटा दिया गया और 1900 भारत शासन अधिनियम भी हटा दिया गया। जब यह चीज लागू हो ही गया तो उसको रखना क्या जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय जिसको कांग्रेस बोलते हैं, ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य थे। पहला जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी। कौन कौन सदस्य सुनिए, जवाहरलाल नेहरू हो गया, के एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डॉक्टर आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। ये सब जो थे वो क्या थे, वे एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसके निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति थे। सब कौन कौन था सदस्य उसमें, जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्णा कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में सहयोजित या शामिल कर लिया गया। किसको, संयोजक कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल किया गया। अगर हम आगे बात करें, समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20-22 जुलाई 1946 को दिल्ली में और दूसरी जो हुआ 15-17 अगस्त बम्बई में हुआ। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों, संविधान द्वारा लागू नियुक्त प्रश्नों के संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र प्रारूप पर चर्चा की गई। इसमें कहा गया संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्माण में इस समिति जो समिति था ना भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनवेल ऑस्टिन ने लिखा है कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत में पहुंचाया। ये जो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने यही चीज लिखा है कि जो ऊपर विशेषज्ञ समिति हम लोग पढ़े जिसमें सदस्य थे, उनको यह बोला गया ना कि जो वर्तमान संविधान की उपलब्धि का भारत पहुंचाया, उन्हें उसका हाथ रोल बहुत रहा।
सदस्यों को कैबिनेट मिशन स्कीम के तर्ज पर करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों में केंद्र व प्रांतीय सरकारों की शक्तियां आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने संकल्प पत्र भी प्रारूप समित किया। उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता। संविधान सभा की आलोचना। देखिए, संविधान बना तो उसकी आलोचना करने वाले भी बहुत थे। कौन कौन थे? आलोचना के विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना के ये आधार थे। देखिए क्या आलोचना हो, सुनिए। देखिए, आलोचना में सबसे प्रमुख हम बात करें, यह बोलता है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अरे सा ये सब जो थे आलोचक। देखिए, जहाँ पर अच्छा चीज होगा वहाँ आलोचक होना जरूरी भी है, ताकि क्या बोल सकते हो उसको, मतलब तब आलोचना क्या फर्क पड़ गया मतलब करके। और इसमें बोला कि संप्रभुता का अभाव है। कैसे भाई? आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों में पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेते थे। और तो शुरू में तो लेना पड़ेगा ना भाई। समय की बर्बादी। आलोचक यह भी मानते हैं कि इसकी समय सिर्फ समय बर्बाद बस। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा के इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपने अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। सब साले इस क्या हुआ, इन्होंने आलोचना की कि बस समय की बर्बादी हुआ। लेकिन सोचिए, अगर 64 देशों के संविधान से अगर देखा जाए, 60 देशों के, तो उतना टाइम तो लगेगा उस संविधान को देखना, उसमें से कुछ पढ़ना, कुछ अच्छी चीजों को अपने में जोड़ना, तब तो लिखा गया। ये तो बस बोल दिए कि बस संविधान हुआ। इसमें कहा गया कांग्रेस का प्रभुत्व। देखिए, आलोचकों ने यह भी कहा कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनी ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वाह! देखिए भाई साहब, वकीलों और राजनीतिक विशेषज्ञों का प्रभुत्व। वकील, देखिए यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों का प्रभुत्व हो गया। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का आलोचना था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उसके अनुसार संविधान के आकार, उसकी जटिल भाषा के पीछे यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत में न केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, हिंदुओं का प्रभुत्व बताया। इसके आवश्यक तथ्य में अगर हम बात करें, संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया, बी एन राव को। अब आता है कौन सा, एच वी अयंगर, जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाह किसी ने कहा, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एच वी आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ ड्राफ्टन की नियुक्ति किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। इसका इटैलिक किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण को रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर थे। कौन? प्रेम बिहारी। चीफ ड्राफ्ट कौन किए थे? एल एन मुखर्जी। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के खिलाफ। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण
और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा हस्तलिखित एवं बिहुर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। कौन? नंदलाल बोस द्वारा। संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। बाद में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया कि संविधान के द्वारा संविधान के भाग कितना 22 में 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए। इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी अनुवाद। इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली का ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। अब आते हैं संविधान के प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जाएगा। हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएगा। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है, हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और हिंदी भाषा इसे प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। जो संविधान इंग्लिश में बनाया गया ना, उसको क्या किया जाएगा कि हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यह वीडियो आज तक इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगे तो बस कुछ नहीं करना है, शेयर कर देना है। और इसी तरह अगला लेसन का वीडियो अगला वीडियो में आएगा, और जितने भी लक्ष्मीकांत में लेसन बाय लेसन करके टॉपिक या सब टॉपिक है, सबको लेकर आएंगे और पूरा बुक को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।